हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई के स्टडीज़। तो चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था अपनी क्लास 11th की एनसीईआरटी का पॉलिटी का। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 में राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स की बातें, क्या राइट्स होते हैं, क्या राइट्स का यूसेज है, उनकी बातें आज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ राइट। देखिए, एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि 1982 में एशियन गेम्स का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, एशियन गेम्स जब कंडक्ट किए गए थे इंडिया में, तो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था वहाँ पे। और कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो गवर्नमेंट से इंगेज थे उनको आपका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये कॉन्ट्रैक्टर जो थे, इन्होंने बहुत सारे लार्ज नंबर में जो गरीब कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनको अपॉइंट किया। ठीक है, अलग अलग कंट्री के डिफरेंट पार्ट से फ्लाईओवर, स्टेडियम बनाने के लिए। तो ये जो वर्कर थे पुअर वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे थे। इनको जो इनका मिनिमम वेज था, जिनको फिक्स किया गया था कि भी इतना मिलना चाहिए, उससे भी कम पैसे मिल रहे थे। समझ रहे हैं आप? तो एक सोशल साइंटिस्ट की टीम ने इनकी पुअर कंडीशन पे स्टडी की और सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने पेटिशन दाखिल की। और उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो एक पर्सन को यदि आप एम्प्लॉय कर रहे हो और प्रिस्क्राइब मिनिमम वेज अमाउंट जो है उससे भी कम पैसे दे रहे हो, है ना, उसको बेगार करा रहे हो, फोर्स लेबर करा रहे हो, ये एक वायलेशन है फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का। तो कोर्ट ने इस प्ली को, इस जो याचिका थी उसको एक्सेप्ट किया और गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी कि भाई आप जो ये थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स थे इनको कम से कम मिनिमम वेज तो आप दीजिए और एक प्रिस्क्राइब वेज जो है इनका दिया जाए। वहीं उसी प्रकार से एक माकल ललुंग जो है एक व्यक्ति हुए, उनकी स्टोरी में आपको अगर सुनाऊं तो जब ये 23 साल के थे इनको अरेस्ट कर लिया गया। ये असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट से ये ताल्लुक रखते थे। मकल को ग्रीवियस इंजरीज हुई थी। ठीक है, ये मेंटली भी अनस्टेबल थे कि ये ट्रायल झेल सकें। ठीक है, क्योंकि इनको जब अरेस्ट किया गया तो ट्रायल करने में जो सुनवाई थी इनकी, उसमें ये मेंटली फिट नहीं थे, तो इनको अस्पताल में इनका ट्रीटमेंट चला। माकल जो है जब सक्सेसफुली ट्रीट हो गए और डॉक्टर्स ने कहा कि इनको आप ले जा सकते हो, तो अथॉरिटीज़ ने 1967 और 1996 में इनको क्या कहा कि अब आप जो है अथॉरिटी से कहा कि अब ये ट्रायल देने में सफिशिएंट है, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं मानी, अटेंशन नहीं दिया इन अथॉरिटीज़ को। तो माइकल जो थे वो जुडिशियल कस्टडी में रहे। सो माकल ललुंग जुलाई 2005 में रिलीज़ हुए और जब वो अरेस्ट किए गए थे वो 23 साल के थे और जब वो रिलीज़ किए गए 77 के थे। लगभग 54 साल उन्होंने कस्टडी में गुजार दिए और उसका कभी भी केस सुनवाई पे नहीं आया। जब एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की टीम को अपॉइंट किया गया कि आप भाई इंटरवीन कीजिए स्टेट में, जब जाके ये छूटे। तो आपको क्या लगा? अभी मैंने 2 इंसिडेंट आपको बताए। एक तो एशियन गेम में जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने जगह जगह से जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनको, लेबर को अपॉइंट किया और उसके बाद उनको जो मिनिमम पे वेज थे उससे भी कम पैसे दिए। फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन हुई, जब जाके उनको मिला। माकल ललुंग 23 साल में अरेस्ट हुए, 77 में रिलीज हुए, जुडिशियल कस्टडी में रहे, उनका कोई केस ही सुनवाई नहीं हुई। तो माइकल की इंटायर लाइफ क्या हो गई? खराब हो गई, क्योंकि प्रॉपर ट्रायल उनको नहीं मिला। समझ रहे हैं? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन को राइट टू लाइफ और लिबर्टी देता है। क्या देता है? राइट टू लाइफ और लिबर्टी देता है। इसका मतलब है कि हर एक सिटीजन को के पास राइट टू फेयर और स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। ठीक है जी? हाँ, तो ये सिर्फ इतना सा बताया था आपको, ये 2 स्टोरी है बताने की बाद मुझे ये बताना है आपको कि राइट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वेज अमाउंट, बेगर और फोर्स लेबर वायलेशन था फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन को क्या देता है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जिसका मतलब है कि हर एक सिटीजन को राइट टू फेयर और स्पीडी ट्रायल भी मिलना चाहिए। ठीक है जी?
चलिए अब मैं बात करता हूँ बिल ऑफ राइट्स की। सो दोनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए, बोथ दीज एग्जाम्पल शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग राइट। ठीक है, तो राइट का होना कितना जरूरी है और उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होना कितना जरूरी है, और ये डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि इंडिविजुअल के पास राइट है और गवर्नमेंट हमेशा रिकॉग्नाइज करेगी, करना चाहिए इन राइट को। सो देयरफॉर इट इज़ ऑफन ए प्रैक्टिस इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू लिस्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो उन राइट्स को लिस्ट करना हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री का जो है ऑफर करती है। मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये ऑफर होता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है कि ये बिल ऑफ राइट्स है। क्या है? बिल ऑफ राइट्स है। ठीक, सो लिस्ट ऑफ राइट्स which is mentioned and maintained and protected by the constitution and which prohibit government from thus acting against the rights of the individual. Okay, and the next is ensures a remedy in case of violation. यदि उनका violation होता है तो एक समाधान, एक रेमेडी वहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, है ना, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हुआ, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो लीडर्स थे फ्रीडम मूवमेंट के, उन्होंने रियलाइज़ किया कि राइट्स का इम्पोर्टेंस बहुत है। सो उन्होंने ब्रिटिश रूलर्स से राइट्स की डिमांड की कि लोगों के राइट्स का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो उसी क्रम में मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी और मोतीलाल नेहरू कमेटी ने एक डिमांड की बिल ऑफ राइट्स की 1928 में। तो 1928 में बिल ऑफ राइट्स की डिमांड होती है मोतीलाल नेहरू कमेटी के द्वारा, और उसमें क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स को लिस्ट किया जिनको स्पेशली प्रोटेक्ट किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये भैया फंडामेंटल राइट है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ने लिस्ट किया इन राइट्स को और स्पेशली जो प्रोटेक्ट करके रखना है, और उनको कहा गया फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल का मतलब यह ऐसे राइट्स जो इम्पोर्टेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और जिनको सेपरेटली लिस्ट किया गया है, स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको इसलिए फंडामेंटल कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। ऑर्डिनरी लीगल राइट्स का मतलब है कि ऑर्डिनरी लीगल राइट प्रोटेक्ट होते हैं, इन्फोर्स होते हैं ऑर्डिनरी लॉ में भी, लेजिस्लेचर के द्वारा चेंज भी किए जा सकते हैं ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस के द्वारा, लेकिन फंडामेंटल राइट जो हैं वो गारंटी है आपको और वो प्रोटेक्टेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। यानी कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का गारंटी देता है और प्रोटेक्शन देता है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भैया, और ये आया हुआ क्वेश्चन है कि गारंटी और प्रोटेक्ट कौन करता है फंडामेंटल राइट को, तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और दे चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है जी। नेक्स्ट, जुडिशरी के पास पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट फ्रॉम वायलेशन बाय एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। कि जुडिशरी के पास इतनी पावर है और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम वायलेशंस बाय एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। एंड द थर्ड वन इज एग्जीक्यूटिव, साथ ही साथ लेजिस्लेटिव एक्शन। जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है, लेजिस्लेटिव एक्शन है, उनको इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा यदि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। ठीक है, या रिस्ट्रिक्ट देम इन एन अनरीजनेबल मैनर। सो फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ये अनलिमिटेड राइट्स हैं, नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट्स। गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इनकी एक्सरसाइज पर लगा सकती है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट के बारे में आपने समझा कि मोतीलाल नेहरू कमेटी से स्टार्ट हुए हैं, उन्होंने बिल ऑफ राइट्स का 1928 में डिमांड की और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लिस्ट कर दिए सारे राइट्स को, स्पेशली प्रोटेक्ट किए जिनको फंडामेंटल राइट कहा गया। फंडामेंटल इसलिए क्या कहा गया क्योंकि राइट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको सेपरेटली लिस्ट करता है, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाता है उनके प्रोटेक्शन के लिए। साथ ही साथ ये कहा गया कि ऑर्डिनरी लीगल राइट जो होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं, इन्फोर्स होते हैं ऑर्डिनरी लॉ से। ये ऑर्डिनरी लॉ और
मैं आगे आपको बताऊंगा कि ऑर्डिनरी लॉ क्या थे। प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स होते हैं ऑर्डिनरी लॉ से, मे बी लेजिस्लेचर उनको चेंज भी कर सकता है ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस से, लेकिन जो फंडामेंटल राइट हैं वो गारंटेड होते हैं और प्रोटेक्ट किए जाते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री के द्वारा, और इनको चेंज किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के खुद के द्वारा। सो जुडिशरी के पास इतनी पावर है, उनको इतनी पावर दी गई है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने हैं यदि इनका गवर्नमेंट के द्वारा वायलेशन होता है। और नेक्स्ट ये है कि एग्जीक्यूटिव साथ ही साथ जो भी लेजिस्लेटिव एक्शन होंगे वो इलीगल जुडिशरी डिक्लेयर कर सकती है यदि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेचर हो, फंडामेंटल राइट को आपको वायलेट करने का कोई अधिकार नहीं है, उनको अनरीजनेबल मैनर में आपको रिस्ट्रिक्ट करने का कोई अधिकार नहीं। फंडामेंटल राइट को एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये अनलिमिटेड राइट्स नहीं है। गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कभी भी इन एक्सरसाइज पे फंडामेंटल पे लगा सकती है। आप समझ रहे हैं जी। नेक्स्ट है भाई थोड़ा सा ये बिल ऑफ राइट्स जो है या फंडामेंटल राइट जिनको हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कितने हैं कैसे हैं। तो हमें पता है कि पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, और बेसिकली आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये हम फंडामेंटल राइट की बातें करते हैं। जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के अंदर आते हैं। जैसे 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। शॉप, होटल, वेल, टैंक, बाथिंग घाट, रोड, सब पे सबका अधिकार है। तो आर्टिकल 15 ये कहता है। आर्टिकल 16 कहता है कि भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 17 कहता है कि अबोलिशन होना चाहिए अनटचेबिलिटी का, यानी जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, उसका अबोलिशन हो गया आर्टिकल 17 के द्वारा। आर्टिकल 18 जो भी टाइटल्स हैं, शाही टाइटल हैं, उनका अबोलिशन आर्टिकल 18 करता है। नेक्स्ट राइट आता है हमारा फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 टू 22 में कवर करता है। आर्टिकल 19 में भी इटसेल्फ ABCD है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप असेंबली लगा सकते हैं, पीसफुली होनी चाहिए। एसोसिएशन, यूनियन बना सकते हैं। आप पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में फ्रीली घूम सकते हैं, आप रह सकते हैं, सेटल कर सकते हैं किसी भी पार्ट में इंडिया के। और नेक्स्ट है आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं या कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल 20 ये कहता है। आर्टिकल 21 कहता है कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का आपको राइट है। 21A कहता है राइट टू एजुकेशन, है ना, और 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में जो अरेस्ट होता है, जो डिटेंशन होता है, उसके प्रति हम कैसे प्रोटेक्शन करें, ये आर्टिकल 22 कहता है। आर्टिकल 23 क्या कहता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें 2 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, फोर्स लेबर जो है वो आर्टिकल 23 जैसे वायलेट हो रहा था, मैंने आपको एशियन गेम वाली सुनाई थी। और आर्टिकल 24 की एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन हजार्डस जॉब में आपको आर्टिकल 24 कहता है कि नहीं, प्रोहिबिट करना है चिल्ड्रन को। फिर आता है भाई नेक्स्ट आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 इसमें कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, अपना जो भी धर्म आप प्रोफेस करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, फैलाना चाहते हो उस रिलीजन को, आपको अधिकार है। 25 कहता है। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जितने भी आपके रिलीजियस अफेयर हैं उनको आपको फ्रीडम है मैनेज करने की। 27 कहता है कि फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि आप कोई टैक्स जो है पे कर सकते हैं, फ्रीडम है आपको टैक्स पे करने की। और नेक्स्ट आर्टिकल 28 फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, किसी भी सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपको फ्रीडम है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 29 टू 30, इसमें है प्रोटेक्शन लैंग्वेज का, कल्चर का, माइनॉरिटीज़ का, है ना। और 30 में क्या है कि माइनॉरिटीज़ के राइट हैं कि भाई वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड राइट आर्टिकल 32 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
राइट टू मूव द कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर, रिट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, यानी आपको कोई भी राइट वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 के यूज़ से आप सीधे सुप्रीम कोर्ट अपनी याचिका डाल सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्शन ऑर्डर, रिट, यहाँ से आपको 3 से 4 प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। तो आर्टिकल 32, ठीक है जी। तो ये थे आर्टिकल का, मैंने एक छोटा सा आपको व्यू दिया कि ये आर्टिकल हैं, बाकी हम डिटेल्ड में इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और आर्टिकल 32 के ही से ही आप रिट्स जो हैं कोर्ट के द्वारा लागू की जाती हैं, कोर्ट इशू करता है विद स्पेशल ऑर्डर, इनको रिट्स कहते हैं। तो 5 टाइप की, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंट और सर्च्यूरारी, ये रिट्स होती हैं, ठीक है जी। चलिए, तो हम इन पे एक एक करके बाद में आएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे राइट टू इक्वालिटी से, राइट टू इक्वालिटी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, अपने नेक्स्ट पार्ट में हम इसको स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।